लॉ ऑफ नेचर। वाई आई एम सेइंग दिस फ्रेज, ये इसका मतलब आपको बाद में पता चलेगा। सो आज इस लेसन में बेसिकली हम बात करेंगे AFSB प्रिपरेशन के बारे में, जहाँ पे हम साइकोलॉजी देखेंगे एक नॉर्मल कैंडिडेट की और एक रिकमेंडेड कैंडिडेट की, दोनों को कंपेयर करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि एक नॉर्मल कैंडिडेट की थिंकिंग क्या होती है बिफोर द एग्जामिनेशन और एक रिकमेंडेड कैंडिडेट की थिंकिंग क्या होती है बिफोर एग्जामिनेशन। एंड वंस दैट रिकमेंडेड कैंडिडेट की थिंकिंग की हेल्प से वो फर्दर सक्सेसफुल हो जाता है और नॉर्मल कैंडिडेट वहीं का वहीं रहता है, एंड बाद में ही ब्लेम सिस्टम, ही ब्लेम्स द जजिंग प्रोसीजर्स, जजिंग पर्सन्स एंड डज नॉट ब्लेम हिमसेल्फ। तो पहले से ही उनकी साइकोलॉजी कहाँ रहती है, कहाँ स्टैंड करती है, और एक रिकमेंडेड कैंडिडेट की साइकोलॉजी कहाँ स्टैंड करती है, वो आज हम इसमें बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इससे ये पता चलेगा हमें कि एक नॉर्मल कैंडिडेट को रिकमेंड होने के लिए क्या ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या थिंकिंग चाहिए होती है, क्या ऐसा रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की क्वालिटीज़ वो कहीं से बन के नहीं आते हैं, वो अपने आप को प्रिपेयर करके आते हैं। तो क्या उनकी थिंकिंग होती है, कैसे वो सोचते हैं, क्या उनका लाइफस्टाइल होता है, वो सारा हम इसमें आज कंपेयर करने जाएंगे। और इसके बाद आप इजीली बता पाएंगे कि जो दो कैंडिडेट्स हैं, वन इज नॉर्मल वन इज रिकमेंडेड, तो वाई दैट सेकेंड कैंडिडेट की जो क्वालिटीज हैं दैट मेक्स हिम फर्दर सक्सेसफुल इन द SSBs। ठीक है, तो उसके साथ आइए इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। बिफोर प्रोसीडिंग प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो टू गेट सच अपडेट्स। नाउ सिलेक्शन रेट अगर देखा जाए AFSBs में, सो इट इज़ ओनली 3%। वाई आई एम सेइंग 3%, आपने कहीं पे भी देखा होगा, इट इज़ नॉट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया, बट स्टिल द सिलेक्शन रेट इज़ 3%। कभी इस बात पे आपने ध्यान दिया कि ऐसा क्यों है? सबसे पहले आपको बताऊं कि डिफेंस फोर्सेस इज लुकिंग ओनली फॉर कैंडिडेट्स जो उनके ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सके। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय फिट हो सके? फिट हो सके एज इन, हम सब में क्वालिटीज़ होती हैं, बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसी क्वालिटीज़ भी होती हैं जो हो सकता है डिफेंस फोर्सेस के लिए एप्लीकेबल ना हो, फिट ना हो, बट वो कहीं और एक्सेल कर जाएं, और हो सकता है डिफेंस के ऊपर एक्सेल कर जाएं। फॉर एग्जाम्पल APJ अब्दुल कलाम, उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था, बट देन ही वॉज अ साइंटिस्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज वेल। उसी तरह शाहरुख खान इज अ वेरी वेल नोन एग्जाम्पल, उसने एक्टिंग के फील्ड में इतना ज़्यादा एक्सेल करा, अगर वो डिफेंस में होता तो शायद इतना एक्सेल ना कर पाता। तो ऐसा नहीं था, इनमें क्वालिटीज़ थी, बट वो क्वालिटीज़ नहीं थी जो डिफेंस फोर्सेस में चाहिए होती हैं, राइट? तो ये टफेस्ट एग्जामिनेशन नहीं है इंडिया का, बट स्टिल द रेट इज़ 3%, क्योंकि वो क्वालिटीज़ ही मिसिंग होती हैं जो डिफेंस फोर्सेस में चाहिए होती हैं। स्क्रीनिंग रेशियो हमेशा 1/4 होता है, जो भी टोटल पॉपुलेशन जो है वो रिपोर्ट करती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस रेयर केसेस में क्या होता है, कंप्लीट का कंप्लीट बैच वॉश आउट हो जाता है। ये दोनों चीजें मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताई हैं, सिर्फ यहाँ पे रियलिटी जानने के लिए बताई हैं। दैट हम सबको पता होता है कि स्क्रीनिंग रेशियो 1/4 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये रेशियो फिक्स है 1/4 ही होगा। अगर 100 लोग जाएंगे तो सिर्फ 25 ही स्क्रीनिंग होंगे या सिर्फ 20 ही स्क्रीनिंग होंगे। दिस रेशियो में शफल अगर पोटेंशियल कैंडिडेट्स मिल जाते हैं। और ये भी मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताया, ये बस इसलिए बताया कि अगर कंप्लीट 200 या 300 स्टूडेंट्स में मुझे एक अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला जो कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में फिट हो सके, जो कि मेरे अकॉर्डिंग चल सके, तो मैं कंप्लीट बैच वॉश आउट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों बातें मैंने आपको समझाने के लिए बताई हैं। नाउ एक एग्जाम्पल और देती हूँ इसके ऑपोजिट में जाके। इफ आई टॉक अबाउट NCC 47th एंट्री, गर्ल्स बैच की बात है, जहाँ पे वन ऑफ माई स्टूडेंट उसने आके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। नाउ सिंस शी रिपोर्टेड इन इलाहाबाद, और वहाँ पे उसका एक्सपीरियंस ये था कि यूजुअली 350 गर्ल्स जो हैं, गर्ल्स का रेशियो हमेशा रिपोर्टिंग का ज़्यादा होता है, सो अराउंड 350 गर्ल्स ने रिपोर्ट करा था, 350 to 400 गर्ल्स ने रिपोर्ट करा था। ना 350 to 400 में अगर मैं रेशियो मानूं तो कितना होना चाहिए? 30, 40, 50, मैक्सिमम 50। इलाहाबाद जैसे सेंटर में, जहाँ जिसे होम ऑफ रिजेक्शंस कहा जाता है, जिसे रिजेक्शन सेंटर के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे 350 लोग अगर रिपोर्ट करते हैं, 350 गर्ल्स रिपोर्ट करती हैं, तो मैम मैक्सिमम स्क्रीनिंग, अगर मैं किसी से भी पूछूं कि स्क्रीनिंग कितना होगा, एवरीबडी विल से 1/4 और अराउंड 40-45 और मैक्सिमम 50। बट क्योंकि वहाँ पे हुआ बिल्कुल ऑपोजिट, अगर डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं तो सिलेक्शन सेंटर कभी भी मना नहीं करेगा
किसी भी कैंडिडेट को लेने के लिए आपके अंदर सिर्फ वो क्वालिटीज पोसेस करनी चाहिए। सो उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं ये बताऊंगी। शी सेड कि जो स्क्रीनिंग का रिजल्ट था वो बहुत ही शॉकिंग था। आउट ऑफ 350 जो है around 95 girls stayed over there screening हुई थी, and this was a history in the selection center of Allahabad that the first time इतनी ज़्यादा majority में candidates जो हैं वो screening हुए थे। So 95 is a big amount from 350, almost 100 candidates आप मान सकते हैं जो कि screening हुए थे, वो भी एनसीसी जैसी एंट्री में, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्ट एंट्रीज हुई हैं, ठीक है। तो आप ये देखिए कि क्वालिटीज मैटर करती हैं, और उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिनका ओआईआर एक्सपीरियंस खराब था, बहुत ऐसे थे जिनका पीपीडीटी एक्सपीरियंस खराब था, बट कहीं ना कहीं उन्होंने एक या दो ऐसी क्वालिटीज दिखाई जो शायद उन्हें सूटेबल करती हैं, एप्लीकेबल करती हैं स्टेज 1 को क्रॉस करने के लिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास क्वालिटीज होंगी, तो ये एक मिथ बना रखा है सबने कि स्क्रीनिंग जो है इतना होगा या बैच वॉश आउट हो जाता है, ये सारी डराने की चीजें हैं। और ये डराने की चीजें कहाँ से आती हैं? कुछ रूमर्स जो कैंडिडेट्स आपस में ही बना के फैला देते हैं, ठीक है। ये टोटली रूमर्स होते हैं, और ये कहाँ से आते हैं रूमर्स, ये भी मैं आपको आज बताऊंगी। क्वेश्चन है कि क्यों ऐसा होता है। जैसे मैंने बोला कि 3% सिलेक्शन होता है, ऐसा क्यों होता है? कभी रीजन जाना है आपसे? इतना टफेस्ट एग्जामिनेशन नहीं है, यूपीएससी से टफेस्ट नहीं है, मगर फिर भी है, और सिलेक्शन रेट इसका यूपीएससी से भी कम है, दैट इज 3% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो भी एग्जाम देती है, क्योंकि अराउंड 6-6.5 लाख रुपए 6-6.5 लाख लोग जो है एग्जाम को देते हैं, और उसमें से 3% लोगों का सिलेक्शन होता है। तो कभी आपने जाना इतना कम सिलेक्शन क्यों होता है? दो इट इज नॉट द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया, बट सिंस जो सिलेक्शन रेट है इसका, दैट मेक्स इट द टफेस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया मोर देन यूपीएससी। अब कैसे, उस पे जानते हैं। देखिए, प्रिपरेशन के टाइप्स होते हैं। क्या टाइप्स होते हैं? फर्स्ट टाइप इज 80-20 रेशियो। फर्स्ट टाइप इज 80 रेशियो, सेकेंड टाइप इज 20 रेशियो। अब एग्जैक्टली होता क्या है आपका 80-20 रेशियो, ठीक है, इसे समझते हैं। 80% कैंडिडेट्स एंड 20% कैंडिडेट्स, इसे ऐसा मान के चलते हैं। नाउ 80% कैंडिडेट्स को मैं यहाँ पे नॉर्मल की कैटेगरी में रखूंगी, ठीक है, जो नॉर्मल कैंडिडेट की थिंकिंग होती है जैसे हमने बोला, और उन्हीं की साइकोलॉजी हम डिस्कस करेंगे। और 20% वो कैंडिडेट्स होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, जो फर्दर चल के रिकमेंड होते हैं, ठीक है। अब वेरिएशन कहाँ आता है थिंकिंग में, वो कैसे सोचते हैं, क्या एग्जैक्टली सोचते हैं। सो इससे आप अपने आइडिया को, अपने आप को जज कर पाएंगे दैट वेदर यू आर स्टिल इन द 80 वाला कैटेगरी और वेदर यू आर इन द 20 ऑफ द कैटेगरी। बिकॉज हेजिटेशन हम सबके अंदर कहीं ना कहीं होता है, और वो चीज़ हम बताने से डरते हैं। इवन हम किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, कितना भी अपने आप को बोल लें दैट वी आर सो मच ऑफ एडवांस इन एनी फील्ड, बट स्टिल एक हेजिटेशन होती है। जहाँ पे बात आ जाती है हमारी कमियों की, वहाँ पे ये हेजिटेशन रहती है, और हम किसी के साथ उसे शेयर नहीं करते हैं। तो थ्रू दिस मैटर, थ्रू दिस सेशन, आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, क्योंकि आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं, बिकॉज यहाँ पे आप खुद जानेंगे कि वेयर डू यू एक्चुअली स्टैंड, ठीक है। हाउ दिस साइकोलॉजी ऑफ 80-20 प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ये हम आज जानेंगे इसमें, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल्स लेते हैं समझने के लिए। नाउ द फर्स्ट एग्जाम्पल इज स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। अब यहाँ पे देखिए, एक एग्जाम्पल मैंने इंटरेस्टिंग ये ले लिया। जब हमें एग्जामिनेशन के लिए पढ़ना होता है, वेदर इट इज 12th का एग्जामिनेशन हम प्रिपेयर कर रहे हों, ग्रेजुएशन का कर रहे हों, या कॉलेज का कोई टेस्ट ले लेते हैं, जब हमें उसके लिए प्रिपेयर करना होता है, वी नो द डेट, वी नो द टाइम, हमें अनाउंसमेंट पता होती है, एटलीस्ट अ वीक बिफोर हमें पता होता है कि एग्जामिनेशन है। व्हाट वी डू, हम सब कुछ छोड़ के एग्जामिनेशन के पीछे लग जाते हैं, एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करने लग जाते हैं, ठीक है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन नहीं करते हैं और बाद में उनका रिजल्ट खराब आता है, ठीक है, तो वो भी रिजल्ट आपके सामने होता है। बट डेफिनेटली अगर आप प्रिपेयर अच्छे से करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, एंड यू क्लियर द एग्जामिनेशन एंड यू फील हैप्पी, ठीक है। इसको और एक अच्छे तरीके से समझते हैं। फिजिकल फिटनेस, चाहे वो गर्ल्स के लिए हो या बॉयज़ के लिए हो, हम सब अभी फिजिकल फिटनेस को लेके बहुत ध्यान देते हैं। आप जिम कर रहे हो, एब्स बना रहे हो, या वेट लूज कर रहे हो, एक प्रॉपर प्रोसीजर, एक प्रॉपर मेथड चाहिए होता है, एक रिगरस टाइम टेबल आपको फॉलो करना होता है। आप एक दिन में
उन फिटनेस को हासिल नहीं कर पाते जो आपने ड्रीम किया होता है। आप एक दिन में वेट लॉस नहीं कर सकते। आप एक दिन डाइट फॉलो करेंगे तो आपका वेट लॉस नहीं हो जाएगा, या वो गोल आप नहीं अचीव कर पाएंगे जो आपने चाहा। इट टेक्स टाइम, few months to years as well, depending upon individual to individual fitness। ठीक है, तो हम उसके लिए करते हैं ना, वी फाइंड लॉट मेनी सोर्सेज। ठीक है, और उसमें हम रेलेवेंट सोर्सेज में जाते हैं, बिकॉज सोर्सेज में भी क्या होता है कि बहुत सारे इलॉजिकल टेक्निक्स भी बताते हैं जो कि एप्लीकेबल नहीं करनी चाहिए बॉडी पे, बट हम उसमें रेलेवेंट फाइंड आउट करते हैं, लाइक एनालिसिस प्रॉपर करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उसे एप्लीकेबल करते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल से समझते हैं, दैट इज स्पोर्ट्स एंड डांस कॉम्पिटिशन। बॉयज के लिए स्पोर्ट्स या डांस फॉर गर्ल्स, ठीक है, और वाइस वर्सा भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपका चॉइस। नाउ यूजुअली स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन हो या डांस कॉम्पिटिशन हो, अगर हमारा टूर्नामेंट होता है तो हम क्या करते हैं, हम ऑपोजिट वाली टीम, यानी जो भी हमारी ऑपोजिट टीम है या जो रैंकिंग 1 पे होता है, हम उसके बारे में जानते हैं, एनालिसिस करते हैं, उनके वीक पॉइंट्स पता करते हैं, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता करते हैं, रिगरस प्रैक्टिस अगेन करते हैं। ठीक है, अपने आप को एनालाइज करते हैं दैट वेयर डू वी स्टैंड, हम में क्या कमियां हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, सब कुछ जानते हैं, एंड देन उस अकॉर्डिंगली वी गिव द फाइट। राइट, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल मेरा समझाने का मतलब क्या था? 3 एग्जाम्पल समझाने का मेरा ये मतलब था, कमिंग बैक टू दिस 80-20 वाला रेशियो। यहाँ पे 80% कैंडिडेट्स वो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें FSB पता है। अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया या आप डायरेक्ट एंट्री से जा रहे हैं, वेरी गुड। 80% कैंडिडेट्स वो होते हैं जिन्हें पता होता है कि इनकी एग्जाम डेट अभी आने वाली है 10-15 दिनों में या 1 महीने में आपकी FSB है। आपको पता होता है कि आपको इस डेट को रिपोर्ट करनी है। ठीक है, आपको पता होता है कि आप SSB के लिए, FSB के लिए जा रहे हैं, बट स्टिल प्रिपरेशन के नाम पे अगर हम आ जाएं तो आपका अप्रोच बहुत ही ज़्यादा कैजुअल होता है। क्यों? आप सोचेंगे चलो 10 दिन पहले पढ़ लेंगे, 15 दिन पहले पढ़ लेंगे, SSB इज़ वेरी इजी, FSB इज़ वेरी इजी, क्योंकि आपने सुना होता है कि बस अपने आप को जाके प्रेजेंट कर दो और हम SSB क्लियर कर लेंगे या FSB क्लियर कर लेंगे। ये एक मिथ है। नो डाउट अपने आप को प्रेजेंट करना होता है, बट अपने आप को प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, क्योंकि आप एक नॉर्मल एग्जामिनेशन के लिए नहीं जा रहे हैं। नेवर फॉरगेट कि जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं दैट इज हेल्ड बाय UPSC। ठीक है, और UPSC का कोई भी एग्जाम इतना ईजी नहीं होता है। सेकेंड, 20% वो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें पता होता है या नहीं भी पता होता है, दे आर नॉट श्योर, बट स्टिल उनका एम होता है, तो वो उस अकॉर्डिंग मेहनत कर रहे होते हैं। वो जानते हैं कि समहाउ आई विल अचीव दिस। अगर आप रिटन क्लियर करके आते हैं या डायरेक्ट क्लियर करके आते हैं, द मोमेंट दे पुट द एप्लीकेशन फॉर्म, वो उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रिपरेशन अपनी इतनी ज़्यादा करते हैं, इतनी ज़्यादा करते हैं दैट उनमें ऑटोमेटिकली एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, जिस कॉन्फिडेंस की वजह से दे ऑलवेज से एक पॉजिटिविटी उनके अंदर जो है आ जाती है। दीज टाइप ऑफ कैंडिडेट्स आर ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। वो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं, हमेशा हार्ड वर्किंग बातें करते हैं, और वो आगे जाके रिकमेंडेड हो जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है 80-20 रेशियो का, और यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है आपकी 80-20 रेशियो की। तो ये एग्जाम्पल्स का मेरा देने का मतलब यही था। यहाँ पे 3 मैंने डिफरेंट एरियाज के एग्जाम्पल इसी वजह से चूज करे थे, सो दैट टू टेल यू कि बच्चे किसी भी चीज को प्रिपेयर करने के लिए टाइम लगता है, एंड मोस्ट ऑफ अस आर लैकिंग बिकॉज कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन कम हो जाता है, या हम जो है ओवर एस्टिमेट कर देते हैं अपने एग्जामिनेशंस को, अपने कॉम्पिटिशन्स को, या फिर दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसे आप खुद सोचेगा, खुद एनालाइज करिएगा वंस दिस सेशन इज ओवर। नाउ साइकोलॉजी डिफरेंस देखते हैं। ये है एक नॉर्मल कैंडिडेट, ठीक है, जहां हमने बात की थी, दोबारा उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल कैंडिडेट क्या क्या सोच सकता है? एक नॉर्मल कैंडिडेट, जैसे मैंने डिस्कस करा, उसको पता है उसकी एग्जाम डेट क्या है, मगर उसका अप्रोच बहुत कैजुअल है। चाहे 10 दिन बचे हों, चाहे 15 दिन बचे हों, चाहे 1 महीने बचा हो, वो कभी सिलेबस नहीं देखेगा, या सिलेबस देखेगा तो वो दूसरों के मुंह से सुनेगा, या एक दिन बहुत जोश में आ गया तो उसने बहुत सारे वीडियोस देख लिए, बहुत सारा स्टडी मटेरियल देख लिया, जान लिया कि हाँ ऐसा होता है, बुक्स देख ली, बुक्स ऑर्डर भी कर ली, लेकिन पढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो अप्रोच कहीं ना कहीं क्या हो गया? कैजुअल अप्रोच हो गया। ठीक है, फन थिंग इज दिस। सेकेंड, ओवर कॉन्फिडेंस। यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस गलत सेंस में मत लीजिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस हियर इज इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। अब ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब ये होता है कि आप वंस आपने एक बार पैटर्न देख लिया, जैसे अगर मैं FSB की बात करूं, सबको पता है स्टेज 1 में क्या होता है, स्टेज 2 में क्या होता है, स्टेज 3 में क्या होता है। ठीक है, लेकिन हमें पता होता है, बट फिर भी हम उसको कितना कैजुअली लेते हैं। हमें पता है कि स्क्रीनिंग रेशियो खाली जो है 1/4 होता है, बट फिर भी क्या हम स्क्रीनिंग के लिए मेहनत करते हैं? अगर कर भी लिया तो 1 दिन 2 दिन, मैक्सिमम तो 1 हफ्ता, उसके बाद हम क्या करते हैं? यार लक पे डिपेंड करता है।
नॉर्मल कैंडिडेट्स की ये बात होती है, ठीक है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है आप में कि यार मैंने तो ये कर लिया, या तो फिर क्या होता है, लेथार्जिक अप्रोच हो जाता है आपका, जबकि आपको सारी चीजें पता है कि हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है। एट टाइम्स वंस यू आर देयर इन द सिलेक्शन सेंटर, उसके बाद आपको पता चलता है दैट व्हाट इज द रियलिटी, क्योंकि आप इतने लोगों को बात करते हुए सुनते हैं, इतने लोगों को आपस में डिस्कस करते हुए सुनते हैं, और तब आपको ये रियलाइजेशन होता है कि यार कहीं ना कहीं मेरे अंदर प्रिपरेशन में कमी थी। या वंस यू रिपोर्ट एट द रिपोर्टिंग पॉइंट ऑल्सो, वहां पे अलग अलग कैंडिडेट्स अलग अलग एरियाज से आते हैं, कोई हाई स्कोरर होता है, कोई लो स्कोरर होता है, और वहां पे जब कोई ऐसा टॉपिक चलता है जब आपको उस रिलेटेड नॉलेज नहीं होती और बाकी सब उससे रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ बोल रहे होते हैं, देन यू फील दैट यस कहीं ना कहीं कुछ ना कमी रह गई है, और वहां से आपका लो कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद वो थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस, उस टाइम पे आपको लगता है कि कुछ नहीं है, फिर आप नॉर्मल हो जाते हैं, मगर वो थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस इफेक्ट करता है वंस यू सेट द एग्जामिनेशन, क्योंकि वो बात जो है वो आपके माइंड में आ जाती है, वो एक नॉर्मल साइकोलॉजी है, वो आपके दिमाग में आ गई अगर वो बात, तभी से आपको डर लगना शुरू हो जाएगा। एंड वंस आपको डर लगना शुरू हो जाता है तो पूरा का पूरा एसएसबी या एएफएसबी जो भी आप दे रहे हैं टोटली बेकार हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, क्योंकि अब आपके दिमाग में ऑलरेडी एक चीज है, तो आपका फोकस जो है टोटली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। लेस प्रैक्टिस, इसका रीजन होता है लेस प्रैक्टिस। जैसे मैंने दोनों पॉइंट्स में डिस्कस करा, ओवर कॉन्फिडेंस आपको पता है कि क्या होने वाला है, एंड नेक्स्ट इज लेथार्जिक इन अप्रोच, तो यहां पे भी आपको पता है इन दोनों पॉइंट्स का कॉम्बिनेशन होता है ये, जो कि आपको आंसर दे रहा है कि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लेस प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस की नहीं, आपको सब कुछ पता था कि कैसा एग्जामिनेशन का प्रोसीजर होता है, कितना मेरा कॉम्पिटिशन है, क्या एग्जाम की रियलिटी है, मगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है। उसके अलावा आप हर एक चीज में शॉर्टकट्स ढूंढते हैं सक्सीड करने के लिए। जैसे एक नॉर्मल कैंडिडेट जो होगा उसे पता है सब कुछ जो हमने अब तक डिस्कस करा, और वो क्या करेगा, बुक्स ले लिया, बुक से स्टोरीज पढ़ ली, किसी वेबसाइट पे गया, वेबसाइट से स्टोरीज पढ़ ली, और उसी को रट के ज्यादा से ज्यादा, हम कितनी स्टोरीज रख सकते हैं, 10 20 30 40 50, मैक्सिमम 50, अगर स्टेज 1 की मैं एग्जांपल लेके बात करूं, 50 स्टोरीज लड़ ली, और वो बोलेगा कि जो भी पिक्चर आए मैं इसको किसी ना किसी तरह अप्लाई करके आऊंगा, ठीक है। तो हम शॉर्टकट ढूंढने के तरीके दे आते हैं। बहुत लोग जो है OIR टेस्ट में जो है, इट इज अ फैक्ट, बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बट स्टिल इट इज अ फैक्ट कि वो सोचते हैं OIR एग्जाम जो है हम अपने बगल वाले पार्टनर की हेल्प से क्लियर करेंगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, कि जो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन का OIR एग्जाम में, एट टाइम्स इट इज देयर, वो आपके दिमाग में होता है कि शायद आपका बगल वाला सही कर रहा है, बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम यू आर राइट एंड द अदर पर्सन इज रॉन्ग, बट आपके क्योंकि दिमाग में वो साइकोलॉजी हो जाती है कि नहीं यार, आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिटोरिएटेड फील करने लगते हैं या लो कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं, और आप सोचते हैं कि बगल वाले की हेल्प से OIR एग्जाम क्लियर करके और PPDT में अच्छा करेंगे, या OIR को आप कुछ नहीं समझते हैं। तो मैं बता दूं कि OIR एग्जामिनेशन की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, और PPDT की भी इंपॉर्टेंस उतनी ही होती है। द मोमेंट यू एंटर द SSB गेट, FSB गेट, आप जज होना शुरू हो जाते हैं, और वहीं से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाता है। एवरीथिंग, एवरी सिंगल टास्क यू परफॉर्म, एवरी सिंगल थिंग यू डू, एवरी सिंगल एग्जाम यू राइट, हर एक चीज का इंपॉर्टेंस जो है इक्वल होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका इंपॉर्टेंस कम होगा या इंपॉर्टेंस ज्यादा होगा। नेक्स्ट, कॉपी आइडियाज। जैसे मैंने बोला, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स के हमने एक्सपीरियंसेस लिए, हमने स्टूडेंट्स के भी एक्सपीरियंसेस लिए हैं, उन्होंने शेयर करा, और उसी के बेसिस पे आज मैं इस वीडियो को आप तक आप लोगों तक पहुंचाना चाह रही हूँ इस वीडियो के थ्रू, दैट प्लीज डोंट कॉपी आइडियाज। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज कॉपी करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने बोला कि आपने किसी बुक से आइडिया कॉपी कर लिया, आपने किसी अपने फ्रेंड के आइडियाज को कॉपी कर लिया, बट हमने कभी नहीं जानने की कोशिश की दैट हमारे अंदर क्या चलता है, हम क्या सोचते हैं। हो सकता है हमारे आइडियाज, हमारे मेथड्स जो हम सोचते हैं वो बाकियों से काफ़ी अच्छे हो सकते हैं, मगर नहीं, वही लेथार्जसी, वही ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमें यहाँ पे डुबा देता है। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है, हम अपनी एनालिसिस जो है जीरो करते हैं, यानी हमें पता ही नहीं होता। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि आपके 5 वीक पॉइंट्स मुझे बता दीजिए या 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बता दीजिए, आप अभी इवन अभी इमिडिएटली जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि आप फटाफट से मुझे अपने 5 वीक पॉइंट्स एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बता दीजिए, आपको सोच के बोलना पड़ेगा कि मैं क्या बोलूं, क्या एग्जैक्टली इस टाइम पे मुझे बोलना चाहिए। या शायद आप इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं कि
ये वाला पॉइंट मुझे स्ट्रॉन्ग में डालना चाहिए या ये पॉइंट मुझे वीक में डालना चाहिए. व्हाट डज दिस सजेस्ट? द मोमेंट द क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, और जो भी आपका एक्सप्रेशन होता है वो ऑटोमेटिकली बता देता है कि आप जो है पहले से प्रिपेयर होके आए हैं, या आप सच बोल रहे हैं, या आप झूठ बोल रहे हैं. और वो एक्सप्रेशन क्योंकि हम नहीं देख पाते हैं तो हमें लगता है यार इट इज़ वेरी नॉर्मल, मैंने तो वही बोल दिया, क्योंकि बाहर आके हम अपने फ्रेंड्स को बताते हैं. बट ऑल ऑफ अ सडन आपके फेस का एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाता है, एंड दिस इज साइकोलॉजी. और होता क्या है लास्ट में? क्रिटिसिज्म. आप इन सब से परेशान होके सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं, तो एक क्रिटिसिज्म डेवलप हो जाता है आपके अंदर, और वो क्रिटिसिज्म जो है that gives rise to lot many क्वालिटीज जो एक कैंडिडेट के अंदर नहीं होनी चाहिए. यानी एक अच्छा कैंडिडेट भी जिसके अंदर कुछ थोड़ी सी कमियां थी, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ दिस क्रिटिसिज्म बहुत सारी जो हैं ऐसी क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं जो उसे फर्दर अनसूटेबल बनाती हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए. गॉट इट? अब इसके ऑपोजिट में हम पता करेंगे साइकोलॉजी डिफरेंस ऑफ अ रिकमेंडेड कैंडिडेट, यानी एक ऐसा कैंडिडेट जिसके चांसेस थे रिकमेंड होने के, आगे जाके वो रिकमेंड भी हुआ, तो उसकी थिंकिंग क्या रही होगी? उसे पता था उसका एग्जाम डेट कब है, उसे पता था कि उसे प्रिपेयर करना है, एंड ही हैड अ डेडिकेटेड अप्रोच. वो प्रिपेयर कर रहा था रेगुलर, वो एन नंबर ऑफ सोर्सेज को विजिट कर रहा था, वो एन नंबर ऑफ स्टडी मटेरियल्स को पढ़ रहा था, वो सोर्सेज के थ्रू इकट्ठा कर रहा था सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अपने एग्जाम के बारे में. तो यानी उसका अप्रोच जो था बहुत ही डेडिकेटेड था, उसने हर एक इन्फॉर्मेशन हासिल की अपने एग्जाम के बारे में. सेकेंड, कॉन्फिडेंस. कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस दो अलग अलग चीज़ें हैं. आप कॉन्फिडेंस हो दैट इज गुड, बट ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो गलत है. और कॉन्फिडेंस किससे आता है? कॉन्फिडेंस आपको डेवलप नहीं करना पड़ता. वंस आपको किसी चीज़ से रिलेटेड नॉलेज हो जाएगी, या आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे उस अकॉर्डिंग, आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई ऐसा टॉपिक आपसे पूछा जिसके बारे में आपको नॉलेज है, तो आप आई थिंक उस पर 1 घंटे तक मुझसे डिबेट कर सकते हैं. लेकिन वहीं अगर मैंने कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया जिसके बारे में शायद आपने सुना भी नहीं हो, जिसके बारे में शायद आपको आइडिया भी ना हो, तो आप डिबेट नहीं कर पाएंगे, और आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे, आपके पास पॉइंट्स ही नहीं होंगे बोलने के लिए. तो ऑटोमेटिकली वहाँ क्या हो जाता है? वहाँ आपका लो कॉन्फिडेंस डेवलप शुरू होना हो जाता है. तो रीज़न क्या है इसके पीछे? द ओनली रीज़न इज प्रिपरेशन. प्रिपरेशन के थ्रू ही सिर्फ कॉन्फिडेंस को गेन किया जाता है, एंड नथिंग एल्स. ये एक ऐसा OLQ है जिसे कोई भी गेन नहीं करवा सकता. इट कैन बी ओनली गेन्ड बाय कॉन्फिडेंस. जितना ज़्यादा आप प्रिपेयर करेंगे उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे. थर्ड इज हार्ड वर्किंग अप्रोच. कभी भी शॉर्टकट मत ढूंढिए, हार्ड वर्किंग रहिए. अपने नेचर में हार्ड वर्किंग अप्रोच के थ्रू जो है सक्सीड करने की कोशिश करिए. ऐसे कैंडिडेट्स किसी भी फील्ड में आप परफॉर्म कर रहे हो, चाहे डिफेंस रिलेटेड हो या आपके नॉर्मल लाइफ में है, अगर आप हार्ड वर्किंग है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलने वाला है. इट मे बी 1 डे, इट मे बी 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर और मेनी ईयर्स, बट देन yes, you will get the result of your hard work. So never lose hope. Keep practicing. हार्ड वर्क के साथ इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना. ऐसा नहीं कि आपने एक दिन हार्ड वर्क कर लिया और नेक्स्ट डे से अगेन वो लेथार्जिक अप्रोच आपके अंदर आ गया. कीप प्रैक्टिसिंग, बी रेगुलर इन योर अप्रोच. जब तक आप अपने गोल को अचीव नहीं कर लेते, कीप प्रैक्टिसिंग. नो शॉर्टकट्स. एक हार्ड वर्किंग कैंडिडेट के लिए पहली बात तो शॉर्टकट कुछ होता ही नहीं है. आपको कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करके जाना होता है, बिकॉज वो कंप्लीट प्रोसीजर फॉलो करने में होता क्या है, यू गेट लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस. फेज 1 में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आई होगी, तो जब आप सेकेंड फेज के लिए जाएंगे, जो प्रॉब्लम आपने सॉल्व करी होगी, अगर वैसी कोई प्रॉब्लम सिमिलरली अगर आपके लिए फेज 2 में आती है, तो आप इजीली उस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे. क्यों? बिकॉज दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर एक्सपीरियंस. तो इसीलिए शॉर्टकट मेथड से हमेशा ज़्यादा फायदेमंद होते हैं आपके लॉन्ग मेथड्स. क्रिएट आइडियाज या इनोवेटिव. एक रिकमेंडेड कैंडिडेट वो की साइकोलॉजी हमेशा होती है कि ही इज इनोवेटिव, ही इज क्रिएटिंग हिज ओन आइडियाज. जैसे प्रीवियस कैंडिडेट जो एक नॉर्मल कैंडिडेट था, वो क्या कर रहा था? आइडियाज को कट कॉपी पेस्ट कर रहा था, क्योंकि उसे आके बस एग्जाम देना है. उसने एग्जाम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझा, उसने अपने एम को ही इतना लाइटली लिया कि उसने उससे रिलेटेड जो है स्टडी नहीं की है. एंड 7th इज वंस यू आर थ्रू विथ ऑल दिस, आप अपनी ऑटोमेटिकली कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं. बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट स्टडिंग टॉपिक वाइज, आपको पता होता है यार कि ये मेरा टॉपिक, इतने मैंने टॉपिक्स कवर किया, इसमें ये एरिया मेरा स्ट्रॉन्ग है, ये एरिया मेरा वीक है. इस तरह से आप अपनी कंप्लीट एनालिसिस कर लेते हैं. एंड वंस जब आपकी कंप्लीट एनालिसिस हो जाती है, तो वो जो पर्सनैलिटी, वो जो ट्रेट्स निकल के आते हैं, दैट इज ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टिंग इन योर पर्सनैलिटी.
और इसका रीजन क्या होता है? यू बिकम काइंड, यू बिकम ऑप्टिमिस्टिक, यू बिकम हेल्पिंग इन नेचर. ऑल राइट, नाउ दिस इज नॉट अ प्रमोशन, बट येस, वाई आई एम सेइंग दिस, अदर इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, you get material from past few years, the material is not enough to practice, personal guidance missing नहीं होती है, and concise material नहीं होता है. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है कि आपको कंसाइज मटेरियल नहीं मिलता है, एग्जाम कुछ और होता है और आपको एक बेसिक जनरल सिलेबस कवर कराया जाता है. ऑल्सो द मटीरियल इज कॉस्टली एंड नॉट अफोर्डेबल, लिमिटेड डेज होते हैं, नो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, और इसमें मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट इज हेजिटेशन, क्योंकि बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं एक इंस्टीट्यूट में या इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में क्वेश्चन पूछने के. वहीं पे इफ आई टेल यू कि अगर आप हमें क्यों चूज करेंगे, सो इट इज you'll get updated material, you'll get materials to practice enough, which will be like more than enough to practice. Personal guidance आपको मिलेगी, the material will be concise, specific, relevant to the topic and to your examination. It's very affordable, unlimited time, flexibility, and you'll get other add-ons as well. राइट, तो यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया दैट व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ रिकमेंडेड एंड अ नॉन रिकमेंडेड या नॉर्मल कैंडिडेट. सो अकॉर्डिंगली चेंज योर साइकोलॉजी, never be in the category of 80% student. When you know it is your examination, prepare. It is not like that I am here for my promotion. You get material from any relevant sources, it is totally up to you, but check whether the material has relevancy or not. At times this platform is being started just for a change in this system, education system, because lot of institutes are there whose material is actually not affordable to many of the candidates. So here we are trying to provide you the materials in an affordable rate to everyone, also not affordable rate but concise and precise to the examination. Being from defense background and being into the institutes like Defense Institute of Psychological Research, this material is being designed by defense experts and will be relevant to your examination. ठीक है, so you can visit the website governmentcrackers.com, have a look. If you feel like, you can enroll into the courses and study relevantly and accordingly. Jai Hind.